डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको हम लोग एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं, गट भी बोलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल है ये बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंडेड है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का लगभग लेंथ है ऑफकोर्स अप्रॉक्स 9 मीटर्स। सबसे पहले जब हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो फूड जो है वो माउथ के अंदर जाता है। माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ जो होते हैं वो फूड को अच्छे से क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसका छोटा छोटा टुकड़ा बना लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उसके अंदर वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा के अंदर 90% वाटर होता है और सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। तो इस वाटर के कारण फूड जो है वो अच्छे से वेट होता है, सॉफ्ट होता है, ताकि वो सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कनाल से अच्छे से पास हो पाए। तो इसके लिए वो अच्छे से वेट होता है। यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बायो कैटलिस्ट्स मिलेंगे, मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, जिनको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। हर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई एंजाइम का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होगा इनटू सिंपल शुगर्स और उसमें हम लोग सलाइवरी अमाइलेज का यूज़ करेंगे। यहाँ कोई प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। अब च्यू करते करते और सलाइवरी अमाइलेज भी काम कर रहा होता है उस टाइम पे और फूड वेट हो रहा होता है, इन सब को मिक्स कर रहा होता है बिल्कुल टंग जो है वो फूड का मिक्सचर अच्छे से सलाइवा के साथ करवा देता है और ये सारा प्रोसेस में एक तरह से मिक्सिंग करके हेल्प कर रहा है। पूरा गट में यानी पूरा एलिमेंट्री कनाल में फूड का स्मूथ और रेगुलेटेड मूवमेंट होना चाहिए ताकि हर पार्ट जो है वो अपना अपना काम ठीक से कर पाए। तो ये जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल जो होते रहता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स या पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल में चलते रहता है। फूड माउथ से फिर हम लोग लेके जाएंगे ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद फूड जो है वो स्टमक में जाएगा। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपैंड करता है जैसे ही उसके अंदर फूड आता है। स्टमक का जो मस्कुलर वॉल्स है वो मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द डाइजेस्टिव जूसेस में हेल्प करता है, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस और फूड को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है। वॉल्स ऑफ द स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है उसके अंदर, वॉल्स ऑफ द स्टमक में, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस को बनाता है। अगेन गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 कंपोनेंट्स होता है, 3 चीज़ें होता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं, नेक्स्ट होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम लोग पेप्सिन बोलते हैं, थर्ड है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 फंक्शन है। एक तो वो एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है जिसके कारण एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट होता है, और सेकंड फंक्शन ये है कि कोई अगर बैक्टीरिया साथ में आ गया होगा खाने के साथ में तो वो उसको भी मार देता है। तो ये 2 फंक्शंस ऑफ HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करता है। अब कुछ लोग को आप लोग सुने होंगे कि उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें यही होता है कि म्यूकस ठीक से सिक्रीट नहीं हो पाता है, या म्यूकस जितना सिक्रीट हुआ है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज़ हो चुका है उनके स्टमक में, जिसके कारण उनको अल्सर्स इन सब का सामना भी करना पड़ सकता है। स्टमक से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने टाइम पे वहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल होता है जो कि एक बार में पूरा एसिडिक फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट्स में उसको आगे लेके जाता है। अब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक होता है, जैसे स्टमक था वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट था, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन होता है, सॉरी एसिडिक बोल दिया, अल्कलाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल है जो कि बहुत ही छोटे से स्पेस में उसको कॉइलिंग करके फिट किया गया है। कहते हैं कि 6.5 मीटर्स का लगभग लेंथ है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उनके टाइप ऑफ फूड के हिसाब से डिफरेंट है। जैसे हर्बीवोर्स है, काऊ हो गया, वो लोग ग्रासेस को खाते हैं तो उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है ताकि वो लोग सेल्यूलोज को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। मीट जो है वो ईजियर टू डाइजेस्ट होता है, इसीलिए कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर्स जो है उनका शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा गया है कि why herbivores have long small intestine and carnivores have shorter small intestine। अब माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ और स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ।
ठीक है। बाकी स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का आगे और कोई डाइजेशन नहीं हुआ, फैट का तो कोई डाइजेशन हुआ ही नहीं स्टार्ट अभी। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो जाएगा। यहाँ पे 3 ग्लैंड्स काम कर रहा है। एक लिवर अपना सिक्रीशंस को दे रहा है, पैनक्रियास दे रहा है, साथ में इंटेस्टाइन का जो वॉल्स है वो भी, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है वो भी इंटेस्टिनल जूस को बना के दे रहा है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के कारण जो एसिडिक फूड है जो स्टमक से आ रहा था वो अब अल्कलाइन हो जाएगा। बाइल जूस भी फूड को अल्कलाइन बना रहा है, दोनों ही, मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी इसको बेसिक बना रहा है, अल्कलाइन बना रहा है, और बाइल भी इसको अल्कलाइन बना रहा है। बाइल एक और काम कर रहा है, फैट्स के ऊपर भी वो एक्ट करेगा। फैट्स जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। ये लार्ज ग्लोब्यूल्स बन जाता है जिसके कारण एंजाइम्स ठीक से इस पर एक्ट नहीं कर पाता है। तो बाइल जो सॉल्ट्स होता है वो इसको ब्रेक डाउन करता है छोटा ग्लोब्यूल्स में, ताकि एंजाइम्स एफिशिएंटली इसके ऊपर काम कर सकें। ये सिमिलर है जो इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स हम लोग जो पढ़ते थे चैप्टर 4 में, वो वाला है, उसी की तरह बिल्कुल ये वाला है। पैनक्रियास जो है वो तीनों तरह का एंजाइम्स को सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर हम लोग को ट्रिप्सिन मिलेगा, है ना, हम लोग को पैनक्रियाटिक अमाइलेज मिलेगा और लाइपेज मिलेगा। तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करके मतलब ब्रेक करेगा इमल्सिफाइड फैट्स को। वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कुछ ग्लैंड्स को कंटेन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, और वो इंटेस्टिनल जूस को बनाएगा। अब ये सारा एंजाइम जो कि बाइल से आ रहा है, इंटेस्टिनल जूस से आ रहा है और पैनक्रियाटिक जूस से आ रहा है, ये सब जब एक्ट करेगा तो उसके बाद जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो सब टूट के एक साथ सब छोटा छोटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। जितना प्रोटीन्स है वो सब अमीनो एसिड्स बन जाएगा, और जितना फैट्स है वो सब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन जाएगा। यहाँ हुआ सारा फूड का तोड़ फोड़ सारा कंप्लीट हो गया, है ना, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल वो बन गया, और फूड का सारा ब्रेकिंग तोड़ फोड़ सारा डाइजेशन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। डाइजेशन का मतलब ही है तोड़ फोड़ करना, तोड़ के बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल में उसको करके ले आना। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, ये वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें न्यूमरस मतलब बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसको हम लोग विली बोलते हैं, वो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। विली जो है उसमें बहुत सारा ब्लड वेजल्स है, मतलब विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स, और वो एब्जॉर्ब्ड फूड को ले लेता है ताकि ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी जो है वो उसको यूज़ कर पाए, उससे एनर्जी ले पाए, उससे न्यू टिश्यूज़ को बिल्ड कर पाए और ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर भी कर पाए। अनएब्जॉर्ब फूड जो है, अब जो फूड नहीं एब्जॉर्ब हुआ वो बचा रह गया, वो वेस्ट है, उसको बाहर निकालना होगा, तो वो सारा फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन उसका बहुत सारा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और फिर जो मटेरियल बचता है उसको वो लोग एनस से बाहर निकाल देता है बाय, और ये जो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है इस वेस्ट मटेरियल का मूवमेंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। तो मतलब माउथ से फूड गया ओसोफेगस तक, फूड पाइप तक, उसके बाद स्टमक में गया, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स था, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स था, और उसके बाद माउथ के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टमक के बाद फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। यहाँ एक और छोटा सा टॉपिक है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज इसको हम लोग टूथ डीके भी बोलते हैं, जो कि ग्रेजुअली मतलब स्लोली सॉफ्टनिंग होता है एनिमल एंड डेंटाइन का। अब एनिमल और डेंटाइन जो है वो टीथ का ही पार्ट है, टीथ का जो वाइट पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल, और उसके नीचे ही प्रेजेंट होता है लेयर में डेंटाइन। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है जो मुंह के अंदर आ जाता है वो हम लोग के दांतों में चिपके हुए शुगर्स के ऊपर एक्ट करता है, और उसके बाद वो एसिड्स को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ जो एसिड्स वो लोग प्रोड्यूस करता है वो एनिमल जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी के अंदर, उसको वो लोग घोल देता है, डीमिनरलाइज कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया है वो फूड पार्टिकल के साथ दांत में चिपका ही रह जाता है, और डेंटल प्लाक मतलब दिखने में वो येलो कलर का दिखाई देगा दांत के ऊपर, वहाँ तक सलाइवा भी नहीं पहुँच पाता। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेग कवर्स द टीथ, क्योंकि प्लेग उसको कवर किया हुआ। प्लेग वो येलो सब्सटेंस है जो कि टीथ में चिपका हुआ है बैक्टीरिया के साथ। फिर जब ब्रश करते हैं हम लोग आफ्टर ईटिंग तो उसके वजह से प्लेग जो है वो रिमूव होता है, और ब्रश करने से वो जगह क्लीन हो जाता है, बैक्टीरिया को वो एसिड्स प्रोड्यूस नहीं करने देता। इसलिए बोला जाता है कि खाने के बाद थोड़ा मुंह में पानी लेके उसको थोड़ा कुल्ला कर लेना चाहिए।
अच्छा, अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो बैक्टीरिया है वो पल्प तक पहुंच सकता है और इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कर सकता है। इन्फ्लेमेशन जब होगा, इन्फेक्शन होगा तो दर्द भी होगा। एक्चुअली पल्प के अंदर में ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, तो उतना दूर तक अगर टीथ का पहुंच गया अगर, तो कैविटीज़ को क्रिएट करेगा और फिर दर्द होगा दांतों में। अब हम लोग यहाँ पे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपरली इसका आंसर को लिख लेते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पे इसका सारा आंसर्स को लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा। और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का और क्या डाउट्स है, ताकि हम उसको अगले वीडियो में आंसर कर पाएँ। आप लोग और क्या चाहते हो कि हम कौन सा चैप्टर को पहले कवर करें, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेटेड हो जाएं। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, क्योंकि जितना रीच होगा उतना मोटिवेटेड होकर बात करने में और मज़ा आएगा। मतलब हमको भी लगेगा कि यू आर लाइकिंग माई वर्क एंड ऑल दैट। चलिए, तो पढ़ाई करते रहिए और खेलते कूदते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।